बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। पैथोफिजियोलॉजी में हमने इसके जो फ़र्स्ट 4 यूनिट्स है वो कंप्लीट कर लिए थे। यूनिट 5 में हमने उसका जो पार्ट ए जो कि एसिड बेस इम्बैलेंस थी वो हमने कंप्लीट कर लिया, और इसकी जो पार्ट बी है जो कि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और इम्बैलेंस ये रह गई थी। और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो इसके पार्ट बी यानी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड इम्बैलेंस इस पे है। इससे आगे के जो जितने भी लेक्चर्स हमने पढ़ लिए हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या होती है? इट मीन्स दैट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर एंड सैल्यूट आर प्रेजेंट एंड आर कोलेक्टिवली प्रोपोर्शनड अमोंग द वेरियस कंपार्टमेंट्स। इसका मतलब ये है कि जो जितने भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर है और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सैल्यूट्स है वो प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, और वो इस तरीके से प्रेजेंट है कि उनके लिए जो जितने भी वेरियस कंपार्टमेंट है उस सब में वो तनासुब से मौजूद है। प्रोपोर्शन मीन्स के तनासुब से, वो करेक्ट तनासुब से वहाँ मौजूद है। इसको हम कहते हैं फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। डिस्पाइट कंटिन्यूअल एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड सैल्यूट बिटवीन फ्लूइड कंपार्टमेंट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ईच कंपार्टमेंट रिमेन फेयरली स्टेबल। इसके बावजूद कि वाटर और सैल्यूट्स की कंटिन्यूसली एक्सचेंज होती है इन कंपार्टमेंट के दरमियान, इसके बावजूद भी यहाँ पे फ्लूइड की जो वॉल्यूम है तमाम कंपार्टमेंट्स में फेयरली स्टेबल होता है। इसको हम कहते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो लिखा है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस प्रोवाइड स्टेबल फिजियोकेमिकल इन्वायरमेंट दैट आर एसेंशियल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस एंड दस टू नॉर्मल सेलुलर फंक्शन। क्या होता है कि फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस इनकी जो बैलेंस है वो एक स्टेबल फिजियोकेमिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है जो कि एसेंशियल है होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए। और अगर होम्योस्टेसिस मेंटेन हो गई तो ये होम्योस्टेसिस का मेंटेन होना एसेंशियल होता है सेल के नॉर्मल फंक्शन के लिए। तो अब एसिड बेस बैलेंस और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जब स्टेबल है, वो बैलेंस पे है, तो हमारे बॉडी के अंदर फिजियोकेमिकल इन्वायरमेंट बैलेंस पे है जो कि होम्योस्टेसिस के लिए चाहिए होती है। तो होम्योस्टेसिस भी ठीक तरीके से चल रहा है तो हमारे सेल्स जो है वो भी नॉर्मली फंक्शन कर सकेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। अब बॉडी फ्लूइड्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है? टोटल बॉडी फ्लूइड इट इज़ द परसेंटेज ऑफ एन इंडिविजुअल विथ डेट इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर। के इंडिविजुअल में कितने परसेंट जो है वाटर मौजूद है उसको हम कहते हैं टोटल बॉडी फ्लूइड। जो फ्लूइड की परसेंटेज होती है एक पर्सन के अंदर। 1 लीटर ऑफ वाटर वेयर्स अबाउट 1 kg यानी 2.2 पाउंड्स। 1 लीटर वाटर है उसका वज़न कितना होता है? 1 किलोग्राम होता है, जो कि 1 किलोग्राम या हम 2.2 पाउंड्स कह सकते हैं। अब मेल्स में अगर हम देखें तो उसकी जो पूरी बॉडी वेट है उसका 60% जो है वो वाटर पे है। वाटर ने 60% जो है मेल्स का बॉडी वेट इसने बनाया होता है। और अगर हम फीमेल में देखें तो फीमेल में 55% उनकी जो बॉडी वेट होती है वो वाटर की होती है। द परसेंट ऑफ टोटल बॉडी वाटर वेरीज विद एज, सेक्स, अमाउंट ऑफ बॉडी फैट। इसमें मुख्तलिफात आ सकते हैं, इसमें जो है ये वेरी कर सकती है एज के लिहाज से यानी जो एडल्ट होते हैं और जो ओल्ड एज पीपल होते हैं। तो एडल्ट और ओल्ड एज में जो एडल्ट होते हैं उनमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है बनिस्बत ओल्ड एज की, क्योंकि उनके सेल्स, उनके सारे जो जितने भी बॉडी उनकी पार्ट्स है वो सारे जो है कमज़ोर हो चुकी होती है ओल्ड एज की वजह से। इस तरीके से सेक्स के हिसाब से देखें तो मेल और फीमेल में डिफरेंस होती है। 5% लेस होता है वाटर की अमाउंट मेल से फीमेल में 5% लेस होती है। और बॉडी में फ़ैट की जो अमाउंट है उससे भी वाटर में जो है वाटर की अमाउंट में वेरीज आ सकती है।
अब यहाँ पे आप देख ले स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है टोटल बॉडी मास है एक फ़ीमेल का, जिसमें से 45% सॉलिड है और 55% फ्लूइड है। इसी तरीके से अगर हम मेल का देखें तो इसमें 40% सॉलिड है और 60% फ्लूइड है। अब इस फ्लूइड को अगर आगे डिवाइड करें तो इसमें से इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है। अब थ्री में से दो हिस्से जो है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड पर मुश्तमिल है और तीन में से एक हिस्सा जो है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड पर मुश्तमिल है। अब ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड तो जो साइटोप्लाज्म, जो सेल के इर्द गिर्द, जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड होता है उसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। अब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को आगे फिर डिवाइड किया गया है टू में, एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक प्लाज्मा। तो इसमें से 80% जो है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में से वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है और 20% वो प्लाज्मा होती है। अब ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होती है ये कौन सी फ्लूइड है? जो सेल के अराउंडली, सेल के इर्द गिर्द जो फ्लूइड होती है उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। मेजर बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, इंट्रासेलुलर 40%, यानी 40% अगर हम कहें तो 28 लीटर हो सकते हैं, इतना इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड 20% होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अब इस एक्स्ट्रासेलुलर में से इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है 15% इंटरस्टिशियल फ्लूइड होती है जो कि 10.5 लीटर हो सकती है। और जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड होता है IVF जिसे हम कहते हैं वो 5% या 3.5 लीटर हो सकती है, जो प्लाज्मा कंपार्टमेंट है। ट्रांससेलुलर फ्लूइड, अब ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड क्या है स्टूडेंट्स? ट्रांससेलुलर फ्लूइड वो बॉडी फ्लूइड होती है जो कि इनसाइड द सेल नहीं होती, लेकिन ये प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से अलग होती है। ये सेपरेट की जाती है कुछ बैरियर के थ्रू। तो उनमें कौन कौन? ये 1%, 1 to 2% ये होती है, ट्रांससेलुलर फ्लूइड होती है, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड है जो कि ना तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है ना कि ये जो है प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से कोई है। ये साइनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट्स में मौजूद होती है। तो जॉइंट्स के जो बैरियर्स होते हैं जॉइंट्स में, उन्होंने ये अलग किया हुआ है जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और जो प्लाज्मा है उससे। इसको GI सिक्रीशंस है ये भी अलग होती है। ये ना तो प्लाज्मा में शामिल है, ना तो ये इंटरस्टिशियल में शामिल है और ना ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड में शामिल है। तो इनको हम कहते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड। इसमें CSF है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में होता है। स्वीट है, यूरिन है, प्लूरल फ्लूइड है जो कि लंग्स के जो प्लूरल कैविटी है वहाँ मौजूद होती है। पेरिकार्डियल फ्लूइड है जो कि पेरिकार्डियम जो होते हैं हार्ट के मेम्ब्रेन उसमें मौजूद है। और इंट्राओकुलर जो आई के अंदर फ्लूइड होती है वो ट्रांससेलुलर फ्लूइड में आते हैं। ये 1% to 2% होती है। कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, अब बॉडी फ्लूइड की कंपोजिशन क्या है? इसमें वाटर मौजूद होती है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज केटाइंस होते हैं जैसा कि सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है। इसमें नेगेटिव चार्ज एनाइंस होते हैं जैसा कि क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, बाइफास्फेट है। और इनको हम मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इसमें हम इनको मेयर करते हैं। जो इनकी जो यूनिट होती है वो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। अब मिनरल्स क्या होती है स्टूडेंट्स? कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल बॉडी टिश्यू एंड फ्लूइड, हमारे तमाम बॉडी टिश्यू में और फ्लूइड में ये इनकी कंस्टिट्यूएंट होती है, इनमें मौजूद होती है। जैसा कि आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। इनका क्या फंक्शन होता है? इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जो हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है उनको मेंटेन करने में इनका रोल होता है। कौन कौन से प्रोसेसेस? एक्ट एज कैटलिस्ट इन नर्व कंडक्शन, ये क्या करते हैं? एज कैटलिस्ट काम देते हैं कि नर्व की जो कंडक्शन हो रही होती है उसमें एज ए कैटलिस्ट ये काम करते हैं। और मसल्स कंट्रक्शन में जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम मसल की कंट्रक्शन कैल्शियम के बगैर नहीं हो सकती। मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट की मेटाबॉलिज्म में भी ये रोल अदा करती है। रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड हार्मोन प्रोडक्शंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए भी ये हेल्पफुल है। स्ट्रेंथ स्केलेटल स्ट्रक्चर, जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं उनको स्ट्रेंथ करने में भी ये रोल अदा करते हैं।
अच्छा स्टूडेंट्स, तो इम्बैलेंस इफ़ेक्ट, अगर इनमें कोई इम्बैलेंस आ जाती है, इम्बैलेंस जिस किस्म की भी इम्बैलेंस हो, तो उससे क्या क्या हो सकती है? तो उससे रिस्पायरेशन, जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें चेंजेस आ सकती है, उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती है, मेटाबॉलिज्म में एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती है, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी जो है वो इसकी वजह से इफ़ेक्ट हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिविटी जो है वो भी इफ़ेक्ट हो सकता है। तो आपने ये याद रखनी है कि इम्बैलेंस इफ़ेक्ट में रिस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम शामिल हैं। फ्लूइड होम्योस्टेसिस, अब फ्लूइड होम्योस्टेसिस, फ्लूइड की मेंटेन रखना, ये किस तरीके से होती है? तो लिखा है ए डायनेमिक प्रोसेस नेट रिजल्ट ऑफ 4 सब प्रोसेस। ये फ्लूइड होम्योस्टेसिस जो है एक डायनेमिक प्रोसेस होता है, एक चेंजेबल प्रोसेस होता है। इसके 4 सब यूनिट्स होते हैं। वो क्या? फ्लूइड इंटेक, फ्लूइड एब्जॉर्प्शन, फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन और फ्लूइड एक्सक्रीशन। फ्लूइड की इंटेक जब होती है तो फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन जब उसकी होती है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन उसकी जब हो जाती है तो उसके बाद उसकी एक्सक्रीशन हो जाती है। ये नहीं है कि फ्लूइड की इंटेक हो और उसकी एक्सक्रीशन ना हो, तो ये इम्बैलेंस होगी। अब फ्लूइड की इंटेक होती है और उसकी एक्सक्रीशन भी होती है, तो ये एक फ्लूइड होम्योस्टेसिस है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब है इम्बैलेंस रिजल्ट फ्रॉम, अगर इम्बैलेंस आ जाती है तो वो किन चीज़ों के थ्रू आ जाती है? इलनेस और इंजरी देट कुड डिसरप्ट दिस बैलेंस, कोई इंजरी हो सकती है, कोई इलनेस हो सकती है जिसकी वजह से इस बैलेंस में डिसरप्शन आ जाए, कोई मेडिकेशंस हो सकते हैं और अदर ट्रीटमेंट हो सकती है कि उनकी वजह से ये जो बैलेंस है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एबनॉर्मलिटीज़ काज हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं, ये जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं, इनकी वजह से डिहाइड्रेशन काज होती है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी वजह से जो नॉर्मल बैलेंस थी उसमें फ़र्क आने लगी है। एबनॉर्मल गेन एंड लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, जो एबनॉर्मल गेनिंग और लॉसिंग होती है बॉडी फ्लूइड्स की, तो उससे 20 बैलेंस में जो है वो इम्बैलेंस हो सकती है। डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, अगर किसी को डाइटरी रिस्ट्रिक्शन है, अगर किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ टाइम इस तरह होता है कि ये जो सीवियर काइंड ऑफ लीवर डिसऑर्डर्स होती है, इनमें बंदे को वाटर की जो इंटेक है वो बिल्कुल वो रिस्ट्रिक्ट होती है, रिस्ट्रिक्शन उनको होती है। तो इससे मुख्तलिफ़ किस्म के इम्बैलेंसेस जो है वो बन सकते हैं। अल्टर्ड फ्लूइड इंटेक एंड आउटपुट, और इनकी जो फ्लूइड इंटेक है और फ्लूइड आउटपुट है उसमें भी अल्टरेशंस आ जाती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब द बैलेंस कंसेप्ट, बैलेंस की कंसेप्ट क्या है? न्यूट्रल बैलेंस और इनबैलेंस। एक ये होता है कि न्यूट्रल बैलेंस यानी कि बैलेंस में है, इन बैलेंस, और एक होता है पॉजिटिव बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस का मतलब ये है कि इनपुट एक्सीड्स आउटपुट, इनपुट बहुत ज़्यादा की जा रही है और इसकी आउटपुट जो है वो लॉस है, आउटपुट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है इनटेक ज़्यादा हो रही है और आउटपुट नहीं हो रही फ्लूइड्स की, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव बैलेंस। और एक होता है नेगेटिव बैलेंस। इफ़ आउटपुट एक्सीड इनपुट, अगर आउटपुट जो है वो एक्सीड कर जाए इनपुट को, यानी इनपुट नहीं हो रही है और आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसकी वजह से डिफिसिट डेवलप, क्या होता है, जो कमी है वो आ जाती है, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है। वाटर गेन और वाटर लॉस का अब आप लोगों को बताया है। वाटर गेन जो है मेटाबॉलिक वाटर, 200 ml मेटाबॉलिक वाटर की गेन हो सकती है, इंजेस्टेड फूड के थ्रू हो सकती है 70 ml तक, इंजेस्टेड लिक्विड्स जो है वो 16 ml तक होने चाहिए, और जो वाटर की लॉस होती है वो GI ट्रैक्ट से 100 ml, ये जो है एक नॉर्मली इनकी रेंज है। लंग से 300 ml, स्किन से जो है 600 ml और किडनी से 1500 ml जो है, ये इतना फ्लूइड लॉस होना है और इतनी इंटेक जो है वो करनी है। वाटर बैलेंस इन द बॉडी, वाटर गेन, वाटर लॉस। अब वाटर की इंटेक और इसकी रिमूवल, अगर हम ड्रिंकिंग करते हैं तो इसकी रिमूवल फिर किस तरीके से होती है? यूरिनेशन के थ्रू होती है। अगर हम ईटिंग करते हैं तो ईटिंग के साथ जितने भी हम वाटर इंटेक करते हैं, यानी जो फूड्स में जो वाटर होती है वो फिर उसके लिए ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग के थ्रू वो इतना वाटर, उसमें जितना वाटर होता है ईटिंग के दौरान उन फूड्स में, तो इतना वाटर ब्रीथिंग के थ्रू भी लॉस हो जाती है। केमिकल रिएक्शन इन द सेल इज
रिस्पायरेशन, केमिकल रिएक्शन के रिज़ल्ट में, यानी रिस्पायरेशन जो होती है उसके रिज़ल्ट में जो वाटर बनती है तो इसकी भी रिमूवल होती है इजेशन के थ्रू। इजेशन मीन्स के जो फीसेस होते हैं उनके साथ साथ इनकी इस वाटर की रिमूवल हो जाती है। स्वीटिंग के थ्रू हो जाती है, अगर कोई वाउंड से ब्लीडिंग हो गई तो उसके थ्रू हो सकती है, अगर टीयर्स आ रहे हैं, बंदा रो रहा है तो उससे हो सकती है, अगर सलाइवा लॉस हो रही है तो उससे भी वाटर लॉस हो सकती है। ऑस्मोसिस वर्सेस डिफ्यूजन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या फ़र्क है? तो लिखा है ऑस्मोसिस इज़ द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्राम एन एरिया ऑफ लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है कि ऑस्मोसिस जो है ये नेट मूवमेंट होती है वाटर की नेट मूवमेंट किस जगह से, जो लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट जिस जगह पे होता है वहाँ से जब वाटर मूव करके जहाँ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट होती है वहाँ चला जाए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उसको पास करके लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट के एरिया से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट के एरिया चला जाए, तो इसको हम कहते हैं कि ये ऑस्मोसिस है। ये अक्सर इसको हम डिफ्यूजन ऑफ वाटर भी कहते हैं, अगर इन टर्म ऑफ वाटर हम इसको लेते हैं, और डिफ्यूजन ऑफ वाटर इसको कहते हैं। और डिफ्यूजन जो है वो क्या होती है? डिफ्यूजन इज़ द नेट मूवमेंट ऑफ सल्यूट्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन। इन दोनों में बहुत फ़र्क है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो ऑस्मोसिस है इसमें वाटर की मूवमेंट होती है, और जो डिफ्यूजन है इसमें सल्यूट की मूवमेंट होती है। और ऑस्मोसिस में वाटर की मूवमेंट लो सल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ होती है, और यहाँ पे डिफ्यूजन में सल्यूट की मूवमेंट जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट्स है उस एरिया से लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट के एरिया को हो जाती है। तो ये इनमें फ़र्क है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है स्टूडेंट्स इस पिक्चर के थ्रू कि यहाँ पे प्रेशर जब अप्लाई की जाती है, तो यहाँ पे प्रेशर जब इस पिस्टन के थ्रू प्रेशर अप्लाई की जाती है तो क्या होता है, वाटर नीचे नहीं आता बल्कि वाटर इसको अपवर्ड रेजिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो एरिया होता है, यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पे सल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है बनस्बत इस एरिया के। तो इस एरिया में सल्यूट की कंसंट्रेशन नहीं है और इस एरिया में सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या होता है, ये वाटर की जो मूवमेंट है ये हायर सल्यूट जहाँ पे है वहाँ उस तरफ होती है। वाटर की जो यहाँ पे मूवमेंट है स्टूडेंट्स, वो जिस एरिया में यहाँ पे वाटर जो सल्यूट्स है उस एरिया के थ्रू इसकी मूवमेंट होती है, तो इसलिए ये पिस्टन जो है इसको रेजिस्ट करती है ऊपर की तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सल्यूट ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है इस सिलेक्टिव मेम्ब्रेन के थ्रू इनकी मूवमेंट इस तरफ होती है, जो जहाँ पे जो सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस वजह से ये पिस्टन को रेजिस्ट कर रही है। यहाँ पे भी आप लोगों को दिखाया गया है सक्रोज मॉलिक्यूल यहाँ पे है, यानी सल्यूट्स यहाँ पे है, तो इस वजह से यहाँ पे जो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है इनकी मूवमेंट इस तरफ हो रही है कि जहाँ पे सल्यूट्स की कंसंट्रेशन हाई है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो लेक्चर के लिए यहाँ तक काफ़ी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।